हाय, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकवरी आफ्टर राइनोप्लास्टी के बारे में। राइनोप्लास्टी दो टाइप की होती है, क्लोज्ड एंड ओपन। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं मेन पॉइंट्स जो कि रिकवरी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगी। जब आप राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाते हैं तो वो जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसके लिए आप सुबह मॉर्निंग ऑफ सर्जरी पे 9 बजे हमारे पास खाली पेट आते हैं। प्रोसीजर करने में ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे लगते हैं एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी में आप बेहोश रहते हैं, यानी कि आपको हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जब आप बाहर आते हैं बेहोशी से तो हम आपको कुछ घंटे 1 या 2 घंटों के लिए हमारे आईसीयू में रखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करते हैं। वंस आप अपनी रिकवरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और आप स्लीपीनेस और ड्राउजीनेस से बाहर आ जाते हैं तो फिर हम आपको रूम पे शिफ्ट करते हैं। राइनोप्लास्टी का जो कट है या स्कार है जो कि ओपन राइनोप्लास्टी में दिया जाता है वो यहाँ पर कॉलुमेला में, जो कि ब्रिज ऑफ स्किन है आपके नोज और लिप के बीच में, वहाँ पर दिया जाता है। ये एक हिडन एरिया है और ये स्कार बहुत ही पतली लाइन होती है, इसलिए हीलिंग के बाद ये स्कार आपको कभी भी दिखता नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों में एलर फ्लेयर रिडक्शन या एलर फ्लेयर करेक्शन करी जाती है उनके 2 कट्स एला के साइड पे यानी एला और नोज की स्किन के बीच में दिए जाते हैं और ये कट्स भी हिडन होते हैं। जब आप रिकवरी में आते हैं तो आपको बोला जाएगा मुंह से सांस लेने के लिए, क्योंकि आपके नाक में 2 नेजल पैक्स होते हैं जिसकी वजह से नाक ब्लॉक्ड हो जाती है, इसलिए आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। जो आपके नेजल पैक्स है उसकी वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है, आंखों से पानी आ सकता है और मुंह सूख सकता है, क्योंकि आपको पूरा टाइम मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। ये एक रात के लिए ही रखे जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग डिस्चार्ज से पहले दोनों पैक्स हम नाक से निकाल देते हैं। कुछ केसेस में जहां हमें ठीक लगता है हम एक इंटरनल नेजल स्प्लिंट यानी कि एक सिलिकॉन स्प्लिंट डाल देते हैं नाक के अंदर, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका नाक ब्लॉक नहीं होता और आप सीधा सांस ले सकते हैं। ये डिसीजन कि नेजल पैक डाला जाएगा या इंटरनल नेजल स्प्लिंट हम ड्यूरिंग द सर्जरी या कुछ केसेस में बिफोर सर्जरी लेते हैं और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। अगले दिन जब आप उठते हैं तो आपका नेजल पैक निकाल के आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर्जरी के बाद आपको कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। नंबर 1, आपको सॉफ्ट डाइट खानी है, यानी कि घर का खाना जैसे कि दाल चावल, खिचड़ी, दलिया और दाल रोटी। कुछ भी हार्ड या च्यूवी नहीं खाना जिसकी वजह से आपको मुंह चलाने में दिक्कत हो। उसका रीज़न ये है कि माउथ और नोज़ आपस में कनेक्टेड है और जितनी मूवमेंट माउथ के एरिया में होगी उतनी ही आपकी नोज़ की हीलिंग में वो चीज़ इंटरफेयर करेगी। नंबर 2, आपको कुछ ठंडा नहीं खाना जिसकी वजह से आपको खांसी या ज़ुकाम हो जाए। इसका रीज़न ये है कि जिस एरिया में सर्जरी हुई है अगर वहाँ पर खांसी ज़ुकाम की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो हीलिंग के साथ इंटरफेयर करेगा और सर्जरी के रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। नंबर 3, आप जब लेटेंगे आपको सर के नीचे 2 या 3 पिलोज रख के लेटना है ताकि जो नाक की सारी स्वेलिंग है वो नीचे के रास्ते चली जाए और आपकी स्वेलिंग जल्दी जाए और अच्छा रिजल्ट जल्दी आए। आपके अंडर आई एरिया में कुछ स्वेलिंग या ब्रूजिंग हो सकती है जिसकी वजह से हम आपको आइसिंग रेकमेंड कर सकते हैं उस एरिया की स्वेलिंग को सेटल करने के लिए। जब आप घर जाते हैं तो आपके नाक के ऊपर एक स्प्लिंट होता है जो हम सर्जरी की ड्यूरेशन में ही लगा देते हैं और वो स्प्लिंट लेके आप अपने साथ घर जाएंगे। वो नाक के ऊपर का स्प्लिंट एक प्लास्टर की तरह होता है, जैसे कि जब हमारा हाथ टूट जाता है तो हम एक प्लास्टर लगाते हैं, वैसे ही नाक के ऊपर हम एक प्लास्टर लगाते हैं जो कि हमारी की गई सर्जरी के सारे काम को अपनी पोजीशन में रखता है। वो प्लास्टर 7वें, 10वें या 14वें दिन पे निकलता है, डिपेंडिंग कि हमने क्या काम किया है और कब निकलेगा। ये इन्फॉर्मेशन हम आपको सर्जरी से पहले या फिर इमिडिएटली सर्जरी के बाद दे सकते हैं कि हमने कितने डिफरेंसेस करे हैं, कितना ऑल्टरेशन करा है नोज़ में, जिसकी वजह से हम स्प्लिंट को कितने दिनों तक रखना चाहते हैं। वो स्प्लिंट ज़्यादा परेशानी नहीं करता पर उसकी वजह से नाक के ऊपर भारीपन लग सकता है। अगर आप काम से छुट्टी लेने वाले हैं तो हफ्ते या 10 दिन की छुट्टियाँ मैक्सिमम लेनी चाहिए ताकि आप काम पे स्प्लिंट उतरवा के जा पाए। जब आप फॉलोअप के लिए 7वें या 10वें दिन पे जाते हैं तो फिर हम आपके नाक के नीचे के स्टिचेस, साइड के स्टिचेस और स्प्लिंट निकाल देते हैं और उसके बाद आप अपने नाक का रिजल्ट देख सकते हैं। राइनोप्लास्टी के बाद जो स्वेलिंग होती है उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब 7वें या 10वें दिन पे आपके नाक के ऊपर का स्प्लिंट निकाला जाएगा तो आपको मेजर चेंजेस, यानी कि अगर आपका हम्प है उसका स्ट्रेट होना, टिप अगर ड्रूपी थी उसका उठना, नोज़ वाइड थी वो पतली हो जाना, नोज़ चपटी थी और उसको उठना,
ये सब डिफरेंसेस आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नाक के एरिया में, स्पेशली टिप के एरिया में काफ़ी स्वेलिंग होती है। इस स्वेलिंग को इम्प्रूव होने में एटलीस्ट 70% से 1 महीना लग सकता है। 3 महीने, 6 महीने नेक्स्ट माइलस्टोन्स होते हैं जब हम आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और धीरे 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 स्वेलिंग जाती रहती है। किसी भी राइनोप्लास्टी, ओपन राइनोप्लास्टी के बेस्ट रिजल्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर सोशल फंक्शंस पे नहीं जा सकते या लोगों को नहीं मिल सकते। 1 मंथ के बाद आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो लास्ट 5 to 10% स्वेलिंग है वो धीरे धीरे जाने में टाइम लगाती है। इसलिए आपको और हमें पता रहेगा कि इतनी ड्यूरेशन तक मैं वेट करूँगा तो मेरे बेस्ट रिजल्ट्स यानी कि मैक्सिमम नेचुरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि टिप एरिया में टच करने पे नमनेस फील हो सकती है या वुडी हार्ड फीलिंग हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स टेम्पररी होती हैं और 6 महीने से 1 साल में धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव करती रहती हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या राइनोप्लास्टी रिकवरी पेनफुल होती है, तो इसका आंसर है नहीं। राइनोप्लास्टी एक सेफ और एक रिलेटिवली पेनलेस सर्जरी है। जब आपके नाक के अंदर पैक होता है आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगले दिन से जैसे ही पैक निकलता है बेटर एंड बेटर फील करते जाते हैं। अगर आप इंटरनल नेज़ल स्प्लिंट लगवा रहे हैं तो फिर वैसे भी आपको कुछ पेन या हेडेक की कंप्लेंट की प्रॉब्लम को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केस में कोई डोनर एरिया से कार्टिलेज लिया गया है, राइनोप्लास्टी में 3 जगहों से कार्टिलेज लिया जा सकता है। नाक के अंदर से सेप्टल कार्टिलेज, कान से कॉन्कल कार्टिलेज और रिब से आपका रिब कार्टिलेज लिया जाता है, कॉस्टल कार्टिलेज लिया जाता है। अगर आपकी रिब कार्टिलेज ली गई है तो हाँ, उस एरिया में 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक आपको दर्द हो सकता है, जो कि मैक्सिमम झटके से उठने या झटके से लेटने पर या फिर कुछ एक्सरसाइज करने पर ही फील होता है। इसलिए अगर आपकी डोनल कार्टिलेज रिब है तो बेटर है कि आप 2 हफ्ते की छुट्टी या 2 हफ्ते का रेस्ट लेके चलें। नाक के अंदर या कान की कार्टिलेज अगर ली जाती है तो आपको रिलेटिवली पेनलेस रिकवरी ही मिलेगी और इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लोगों का आता है कि क्या हम एक्टिविटी या जिमिंग या कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। आप 1 महीने तक कोई भी जिमिंग, हार्ड वेट लिफ्टिंग या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, जिसका रीज़न ये है कि अगर आप ये सब एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके फेस की स्वेलिंग बढ़ जाती है और आपकी स्वेलिंग जाने में और टाइम लगाएगी, रिजल्ट्स आने में ही उतना लंबा टाइम और लगेगा। इसलिए 4 से 6 हफ्ते तक ये वाले सारी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है और जब आप स्टार्ट करें तो धीरे धीरे एक ग्रेडेड मैनर में, यानी कि थोड़े कम वेट से लेकर फिर धीरे करके बढ़ाकर अपना एक्सरसाइजेस आप शुरू करेंगे। स्कार ट्रीटमेंट के लिए हम आपको मेनली क्रीम्स बताते हैं, बिकॉज ये स्कार छोटे होते हैं और हिडन होते हैं। अगर चेस्ट पे एक स्कार दिया गया है आपकी रिब कार्टिलेज लेने के लिए तो वहाँ पर हम आपको एक सिलिकॉन जेल शीट रेकमेंड करते हैं, जो कि एक स्टिकर के फॉर्म में आती है। वो लगा के आप 24 घंटे तक उस स्टिकर को वहाँ रखते हैं, जिससे कि आपकी पतली लाइन जो है और पतली हो जाएगी और अगले 6 से 9 महीने में फेड अवे कर जाती है। अगर आपको राइनोप्लास्टी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि टाइप ऑफ राइनोप्लास्टीज और किस तरीके की राइनोप्लास्टी किस केस में करी जाती है, तो आप हमारी बाकी वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू।